नवंबर 2025 पूरे देश में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि आगे जेब पर क्या असर पड़ेगा, 8वां वेतन आयोग कब आएगा और पेंशन सैलरी की तस्वीर कैसी बनेगी। हमारे सब्सक्राइबर भी लगातार पूछ रहे हैं कि सरकार के संकेत, कमेटियों की मीटिंग और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई मिलकर उनके भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले महंगाई भत्ते यानी डीए से शुरुआत करते हैं। फिलहाल डीए करीब 58% के आसपास है और व्यवस्था यह है कि हर 6 महीने पर इसकी समीक्षा होती है। मौजूदा इंडेक्स के आधार पर अनुमान है कि अगले 6 महीने में डीए लगभग 61%, 12 महीने बाद करीब 64% और 18 महीने बाद 67% के आसपास पहुंच सकता है। मतलब ये कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले ही डीए की वजह से सैलरी और पेंशन दोनों में लगातार बढ़ोतरी मिलती रहेगी। डीए के साथ पूरा पे स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। डीए बढ़ा तो एचआरए अपने स्लैब के हिसाब से एडजस्ट होगा। डीए पर असर पड़ेगा बच्चों की पढ़ाई का भत्ता, सीए और मेडिकल भत्ता, सबकी गिनती नए बेस पर होगी। पेंशनरों को मिलने वाले फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को भी बढ़ाने पर चर्चा चल रही है, क्योंकि इलाज और दवाइयों का खर्च पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुका है। अब आते हैं उस टर्म पर। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.8 तक जा सकता है। कुछ रिपोर्टें इसे 1.98 तक मान रही हैं और कई विश्लेषक महंगाई जोड़कर इसे 2.13 तक जाते हुए देख रहे हैं। तब 1.3 जैसा फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो बेसिक वेतन और बेसिक पेंशन पर सीधा गुणा बैठेगा और पेंशन में 90% से 100 तक की छलांग संभव मानी जा रही है। यानी फिटमेंट फैक्टर सिर्फ एक नंबर नहीं, लाखों परिवारों की आर्थिक रीढ़ है। इसके साथ सालाना 3% का इंक्रीमेंट अभी की तरह जारी रहेगा जब तक कि नया वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर लागू न हो जाए। एमएसपी के तहत 10 साल, 20 साल और 30 साल की सेवा पर जो फाइनेंशियल प्रमोशन मिलते हैं वे भी चलते रहेंगे। इसीलिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार अलग है और डीए, इंक्रीमेंट व एमएसपी की लाइन अलग। दोनों को मिलाकर ही असली सैलरी और पेंशन की तस्वीर बनती है। पेंशन की बात आमतौर पर नवंबर की पेंशन महीने के आखिरी दिन खातों में आती है, लेकिन इस बार SPARSH पोर्टल से कई पेंशनरों को मैसेज गया है कि पेंशन 30 की जगह 28 नवंबर को ही क्रेडिट कर दी जाएगी, क्योंकि महीने के आखिरी 2 दिन शनिवार और रविवार है। कुछ लोगों को मैसेज नहीं मिला तो वे चिंतित हैं, लेकिन स्थिति साफ है। आदेश जारी हो चुका है, फाइलें आगे बढ़ चुकी हैं, इसलिए पेंशन 28 तारीख को ही क्रेडिट होनी है, चाहे मैसेज आए या ना आए। अब बात सरकार के टॉप लेवल संकेतों की। केंद्र के 2 अहम मंत्री अश्विनी वैष्णव और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने हालिया इंटरव्यू में साफ कर चुके हैं कि कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगें कमेटियों तक पहुंच चुकी हैं और उन पर अध्ययन चल रहा है। अलग अलग चैनलों पर दिए गए बयानों में एक बात कॉमन रही, सरकार इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और कई प्रस्तावों पर गंभीर मंथन हो रहा है। इससे इतना तो तय है कि मसला सिर्फ फाइलों में नहीं, पॉलिसी लेवल पर भी चल रहा है। सबसे दिलचस्प और संवेदनशील मुद्दा है एडिशनल पेंशन। फिलहाल व्यवस्था यह है कि 80 साल की उम्र के बाद पेंशन में 20% अतिरिक्त राशि जुड़ जाती है। अब विचार यह चल रहा है कि अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत 65 साल से ही कर दी जाए और 65 और 75 वर्ष के लिए अलग अलग स्लैब बनाए जाए। ऐसा होता है तो बुजुर्ग पेंशनरों को राहत 15 साल पहले से मिलनी शुरू हो जाएगी और बीच की उम्र वाले सीनियर सिटीजन्स की जिंदगी भी थोड़ी आसान हो सकती है। इसी के साथ एक और बड़ी मांग है, पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए। कर्मचारी और पेंशनर संगठन का तर्क है कि पेंशन जीवन भर की सेवा का सम्मान है, इसे टैक्स के दायरे से बाहर होना चाहिए। वित्त मंत्री सार्वजनिक तौर पर कह चुकी है कि यह मांग भी कमेटी के पास है और उस पर विचार चल रहा है। अश्विनी वैष्णव भी संकेत दे चुके हैं कि इस मुद्दे पर अध्ययन जारी है।
यानी रास्ता खुला है। अब सिर्फ अंतिम निर्णय का इंतजार है। महंगाई भत्ते पर एक अहम प्रस्ताव यह भी चर्चा में है कि साल में 2 बार की जगह हर 3 महीने पर डीए रिवाइज किया जाए। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो साल में 4 बार डीए का फायदा मिलेगा और महंगाई के झटके से राहत जल्दी मिल सकेगी। इसी तरह कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि जो अभी केंद्र में 15 साल है, उसे घटाकर 11 या 12 साल करने पर विचार हो रहा है। कई राज्यों ने इसे पहले ही कम कर दिया है, इसलिए संभावना है कि केंद्र भी इसी लाइन पर आगे बढ़े। मेडिकल अलाउंस की बात करें तो फिलहाल कई पेंशनरों को करीब 1000 रुपए प्रति माह फिक्स्ड मिलता है, जबकि इलाज का वास्तविक खर्च इससे बहुत ज्यादा है। कर्मचारी संगठन 3000 रुपये या उससे अधिक 5000 या 6000 रुपये तक मेडिकल अलाउंस तय करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से संकेत है कि यह मांग न्याय संगत मानी जा रही है। अब कमेटी तय करेगी कि किस स्तर को व्यवहारिक और टिकाऊ माना जाए। इन सब के बीच 25 नवंबर 2025 की तारीख सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में 18 महीने के पेंडिंग एरियर की सुनवाई होनी है। वरिष्ठ अधिवक्ता तिवारी ने याचिका दायर की है कि कोरोना काल में जो 18 महीने का एरियर रोका गया था, उसे अब ब्याज सहित पेंशनरों को वापस किया जाए। लाखों पेंशनरों की नजर इस सुनवाई पर टिकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि अदालत का रुख मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण रहेगा। अब 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन पर एक नजर। अनुमान है कि आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक को सौंप दी जाएगी। उसके बाद फाइलें मंत्रालयों में घूमेंगी, कैबिनेट में चर्चा होगी, नोटिफिकेशन तैयार होगा और पूरे बदलाव का असर 2027 के आखिरी महीनों या 2028 की शुरुआत में जमीन पर दिखना शुरू हो सकता है। नई बेसिक और नया फिटमेंट फैक्टर अगर उदार रूप में मंजूर हो जाते हैं तो पेंशन में बड़ी छलांग दिख सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के करीब है। अब एक व्यावहारिक मुद्दे पर आते हैं। 80 साल की उम्र पर मिलने वाली 20% अतिरिक्त पेंशन। कागज पर नियम साफ है, लेकिन दिक्कत वहां आती है जहां SPA RSH पोर्टल पर जन्मतिथि गलत दर्ज है। अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो एडिशनल पेंशन की शुरुआत भी देर से होगी। इसलिए हर पेंशनर के लिए जरूरी है कि पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी जन्मतिथि एक बार जरूर चेक करें। अगर गलती हो तो आधार, पैन जैसे दस्तावेज अपलोड करके सुधार की रिक्वेस्ट डालें और अगर सब सही है तो 80 साल पूरा होते ही 20% एडिशनल पेंशन अपने आप जुड़ जाएगी। लाइफ सर्टिफिकेट हर साल की अनिवार्य औपचारिकता है और मंत्रालय ने साफ चेतावनी दी है कि 30 नवंबर की डेडलाइन के बाद तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ तो पेंशन रोक दी जाएगी। जो सब्सक्राइबर खुद पेंशनर हैं या जिनके माता पिता दादा दादी पेंशनर हैं, उनके लिए यह बात खास ध्यान रखने वाली है। बैंक, ऑनलाइन या डोरस्टेप सुविधा, जो भी तरीका आसान लगे, समय रहते लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा करवा दें। इसके साथ साथ साइबर ठगी का खतरा भी बढ़ रहा है। फ्रॉड कॉल करने वाले खुद को मंत्रालय या बैंक का अधिकारी बताकर OTP मांगते हैं और खाते खाली कर देते हैं। मंत्रालय साफ कह चुका है कि वे कभी फोन पर OTP या पिन नहीं मांगते। याद रखिए, OTP शेयर करना ऐसा ही है जैसे अपनी तिजोरी की चाबी किसी अनजान को दे देना। इसलिए कोई कॉल आए, मैसेज आए या लिंक आए, पहले वेरीफाई करें, फिर ही अगला कदम उठाएं। कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि डीए में बढ़ोतरी, भत्तों की संभावित रिवीजन, फिटमेंट फैक्टर पर चल रही एक्सरसाइज, पेंशन को टैक्स फ्री करने की मांग, एडिशनल पेंशन के नए स्लैब, मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, कम्यूटेशन की अवधि घटाने की चर्चा और 18 महीने के एरियर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, ये सब मिलकर अगले कुछ सालों को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बहुत निर्णायक बना रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर जिस उम्मीद और उत्सुकता के साथ हर अपडेट को फॉलो कर रहे हैं, वही इस पूरी बहस की असली ताकत है। आपसे बस 2 छोटे आग्रह हैं।
आधिकारिक आदेश और सर्कुलर पर भरोसा रखें, अफवाहों और फॉरवर्ड मैसेज से दूरी बनाए रखें और परिवार के बुजुर्ग पेंशनरों की मदद जरूर करें ताकि कोई भी सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से नुकसान न उठा बैठे। आज के लिए इतना ही। आगे भी कोशिश यही रहेगी कि आपके CFB की वेतन, पेंशन और भविष्य से जुड़े हर अहम फैसले की सही और भरोसेमंद जानकारी समय पर आप तक पहुंचती रहे। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए, अपने सुझाव कमेंट में लिखिए और अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने साथियों और बाकी सब्सक्राइबर्स तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।